आज हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन के जो तुम्हारे कहते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रिपरेशन के बारे में पढ़े और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। आज उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एल्केन के कुछ रिएक्शंस। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा होगा कि एल्केन जो है तुमको उसका ऑक्सीडेशन तुमको कंबसन कर सकते हैं, उसका रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन ये तुमको ये एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, एलिमिनेशन भी नहीं होगा, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर देता है। तो इसके जो पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि एल्कीन का जो हाइड्रोजन है उसको हेलोजन से या तुमको नाइट्रो ग्रुप से NO2 ग्रुप से HNO3 से जब रिएक्शन कराएंगे तो उसके द्वारा उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे तुमको है एल्केन है, मान लेते हैं कि तुमको इसका तुमको द हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन is substituted by halogen, that is halogenation कहलाएगा। ये हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है ये, NO2, इसको हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। इस तरह का रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? नाइट्रेशन। और ये तुमको SO3H, इसको कहते हैं हम लोग सल्फोनेशन। तो ये सबसे तुमको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप, जैसे हेलोजन को तो हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो सकता है। नाइट्रेशन और तुमको सल्फोनेशन स्मॉल हाइड्रोकार्बन ये नहीं देता है। तो जैसे नाइट्रेशन होता है तुमको, जैसे कि हेलोजिनेशन नाइट्रेशन का अगर देखें तो जो लार्जर हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि पेंटेन अगर करें, चलिए पेंटेन तो खैर बड़ा अथी है, तो इसको जैसे लिखे CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस HNO3 दे दीजिए H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये नाइट्रेशन होगा। मतलब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन को नाइट्रोजन NO2 ग्रुप यहाँ रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 NO2। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नाइट्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से ये नाइट्रेशन हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रेशन कहेंगे इसको, नाइट्रेशन। सल्फोनेशन जो है तुमको, सल्फोनेशन में कोई भी हाइड्रोकार्बन है तुमको, जनरली लार्जर हाइड्रोकार्बन H2SO4 इसमें डाल दीजिए, तो ये तुमको आ जाएगा CH3 CH2 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 SO3H। ये SO3H ये जुट जाएगा, सल्फोनिक एसिड कहा जाता है ये। तो ये तुमको जो बनेगा, तो ये सब तुमको इसके एग्जाम्पल हो गए। हम लोग हेलोजिनेशन को डिटेल में देखेंगे, जैसे कि तुमको क्लोरीनेशन देखते हैं इसका, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या हुआ? मतलब कि मीथेन जैसे है तुमको सनलाइट के प्रेजेंस में, मीथेन तुमको सनलाइट के प्रेजेंस में अगर Cl2 हो गया, सनलाइट या H जैसे दे दें, तो इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन जैसे रिप्लेस अगर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl हो गया, प्लस क्या बन सकता है? ये HCl बन सकता है यहाँ, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। और मेथिल क्लोराइड में अगर तुमको इससे Cl2 अगर इसमें डाल दें, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, H भी दे सकते हैं, तो इसे CH2Cl2, इसको कहा जाता है मिथिलीन क्लोराइड, कॉमन नेम में है इसका नाम, मिथिलीन क्लोराइड प्लस HCl बनेगा। मिथिलीन क्लोराइड से अगर आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है Cl2, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। CH-Cl3 का क्या नाम हो गया इसका? क्लोरोफॉर्म। ये एनेस्थेटिक है, मतलब कि जब ऑपरेशन वगैरह के पहले इसको मतलब बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था पहले ज़्यादा, अब तो इसके बदले ईथर वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये तुम्हारा क्लोरोफॉर्म हो गया। अभी भी यूजफुल सॉल्वेंट के रूप में बहुत जगह पे काम आता है। तो दूसरा है तुमको CH-Cl3 प्लस Cl2, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बन जाएगा।
ये भी सॉल्वेंट के रूप में आता है तुमको, पेंट वगैरह के सॉल्वेंट में, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये CCl4 का यूज आता है। तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा CCl4, ये तुमको 4 तक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। और जहां तक कि हेलोजिनेशन का रफ्तार होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, तो आफ्टर ऑल फ्लोरीन का जो तुम्हारा जो फ्लोरीन जो है तुमको, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, और फ्लोरीन इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देता है। फ्लोरीन का रिएक्टिविटी बहुत अधिक होता है इस तरह के रिएक्शन में, उससे के बाद क्लोरीन का नंबर आता है, फिर तुमको ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। आयोडीन को एक्चुअली में HiO3 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर से रिवर्स होने की संभावना होती है, इसका रिएक्टिविटी काफी कम होता है। और F2 तो इस तरह का रिएक्शन देता ही नहीं है, F2 इतना रिएक्टिव होता है, जैसे CH4 + F2 हो जाएगा, तो ये चारों बॉन्ड को एक बार में तोड़ देता है, ये C + HF बना देगा सनलाइट में जाके, सनलाइट में ये तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चारों हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट कर देगा ये, तो ये काफी रिएक्टिव होता है। तो ये तुमको इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देगा, ब्रोमीन देगा, आयोडीन भी देगा, लेकिन HiO3 के प्रेजेंस में देगा। और जहां तक कि जहां तक हाइड्रोजन एटम, इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म अब इसका डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका लिखते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारी, इसका सब्स्टिट्यूशन, इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं क्लोरीनेशन का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुमको जो पिछले चैप्टर में जो कि मैकेनिज्म का हमारा था, उसमें भी इसका मैकेनिज्म बताए थे, और फिर से बता रहे हैं इसको, वहां पर भी कुछ समझ में आया होगा। देखो यहाँ फिर से रिपीट कर देते हैं इसको, मैकेनिज्म का, इसका वीडियो इस सब का तुमको अपलोड होगा राइस टोटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, इन सब मैकेनिज्म के वीडियोज़ को तुम देख सकते हो। वहाँ भी किस प्रकार से होमोलाइटिक फ्यूजन, हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन, ये सब होता है, उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका हेलोजिनेशन जो तुम्हारा है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्लोरीनेशन का। तो मैकेनिज्म इसमें होता है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में पहले Cl2 का बॉन्ड टूट जाता है, और Cl2 का बॉन्ड टूट जाएगा, और उससे तुमको क्या होगा, ये CH4 से तो Cl डॉट बन जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। और क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या होगा, मैकेनिज्म हो गया जैसे CH4 + Cl2, इससे क्या बनता है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं, CH3Cl + HCl। फिर फर्दर आगे यही मैकेनिज्म बढ़ेगा, तो अगर आपका इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। इनिशिएशन स्टेप में ये सनलाइट लिख सकते हैं, इस पर सनलाइट। तो इनिशिएशन में क्या होगा, Cl तुमको जो कि ये है हाफ एरो इधर दीजिए और इधर भी हाफ एरो, तो ये क्या बन गया, तुमको होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, जिससे कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक ले लिया। ये तुमको क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही है तुमको, इसमें कोई 8वां इलेक्ट्रॉन नहीं गया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया इनिशिएशन, और ये इनिशिएट करें तो अब अगर इसको डार्क में भी रिएक्शन को लेकर चले जाओ तो रिएक्शन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि यही इसी फर्स्ट स्टेप में जस्ट इनिशिएट करने के लिए सनलाइट की जरूरत थी। यहां पर ही तुमको किसकी जरूरत है, यहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट जाएगा। सनलाइट या H न्यू लाइट एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए। अब अगर इसको हम लोग डार्क में भी इस रिएक्शन को अब लेके, एक बार स्टार्ट हो गया लेके चले जाएंगे तो रिएक्शन हमारा चलता रहेगा। ये क्या करता है, ये CH4 से एक हाइड्रोजन को ये Cl डॉट रिप्लेस निकाल करके, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, CH3 डॉट बच जाएगा, अब प्लस क्या हो गया HCl, मिथाइल फ्री रेडिकल, METHYL मेथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा ये। और ये जो मेथिल फ्री रेडिकल फिर है, ये तुमको Cl2 से कंबाइन करके दूसरे मॉलिक्यूल जो Cl2 का होगा उससे CH3Cl बनाएगा, और फिर ये Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर जो है तुमको अगर मीथेन का मॉलिक्यूल मिलेगा तो उससे फिर कंबाइन करके ये तुमको बनेगा। फिर इस तरह से ये रिएक्शन बार बार प्रोपेगेट करता रहेगा। और दूसरा बात यहाँ ये हो गया, ये बार बार प्रोपेगेट करेगा, इसको कहते हैं लोग मेथिल क्लोराइड कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ये मेथिल क्लोराइड कहलाएगा, ये मेथिल क्लोराइड कहलाएगा, और ये तुम्हारा मेथिल क्लोराइड हो जाएगा तुम्हारा। तो मेथिल क्लोराइड जो बन गया तुम्हारा, इसमें तुमको बार बार ये बनता रहेगा। अब जैसे कि अगर Cl2 इन एक्सेस रहा, अगर Cl2 एक्सेस मीथेन नहीं मिले तो CH3Cl का भी हाइड्रोजन को हटा सकता है ये।
तो अगर CH4 एक्सेस में है तब तो आपका मेथिल क्लोराइड ही मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर Cl2 एक्सेस में होगा तो हमारा जो है तुमको ये एक के बाद दूसरा क्लोरीन भी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। इधर Cl2 जितना एक्सेस में रहेगा तो आपका नीचे प्रोडक्ट जाएगा, अगर मीथेन एक्सेस में रहेगा तो CH3Cl ही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये प्रोपेगेट करते रहेगा। अब टर्मिनेशन स्टेप देखिए इसका लास्ट, टर्मिनेशन में होगा कि दो को कोई भी फ्री रेडिकल मिल गया, CH3 डॉट प्लस अगर CH3 डॉट आपस में मिल गया तो इसमें तुमको इथेन बन सकता है। तो इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि इथेन इसमें कैसे बन सकता है इस रिएक्शन, तो ये बताना होगा कि दो फ्री रेडिकल CH3 डॉट के मिल गए से क्या बन सकता है, इथेन का भी थोड़ा बहुत मात्रा में प्रोडक्शन हो सकता है। या Cl डॉट प्लस CH3 डॉट मिल जाए, इससे क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, और Cl डॉट प्लस Cl डॉट इससे क्या बन जाएगा, फिर ये Cl2 बन जाएगा। इस ढंग से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये तुमको ये टर्मिनेशन स्टेप हो गया। और जहां तक कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का बात है, फ्री रेडिकल का 3 डिग्री तेजी से करता है, ये ज़्यादा स्टेबल था 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तब ये मेथिल। ये स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाना आसान है और 2 डिग्री को उससे मुश्किल होगा, उससे 3 डिग्री के तुलना में मुश्किल होगा। 2 डिग्री को 2 डिग्री की तुलना में 1 डिग्री को 1 डिग्री की तुलना में मिथाइल से हटाना मुश्किल होता है ये तुम्हारा। तो ये 3 डिग्री वाला जितना हाइड्रोजनेशन जो हमारा होना हेलोजनेशन, ये इजी होगा। तो 3 डिग्री ज़्यादा तेजी से क्या करता है, रिएक्शन करता है। और जहाँ तक कि हेलोजन में था रिएक्टिविटी का ऑर्डर F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 और I2। तो F2 तो खैर ओवर रिएक्टिव होता है, और इसको करने के लिए क्या कहता है, अगर CH4 प्लस I2 करेंगे तो HiO3 डालिए, मतलब कि CH4 प्लस I2 है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 डालिए, तो ये तुमको तब रिवर्स नहीं हो पाएगा, CH3I प्लस HI ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। और ये जो तुम्हारा है आयोडिक अम्ल, नहीं तो ये रिवर्स हो सकता है रिएक्शन, तो इसलिए ये आयोडिक एसिड डालना होता है। तो ये तुम्हारा हो गया क्लोरीनेशन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तुम्हारा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुमको इसके जो है काफ़ी डिटेल्स मिलेगी, इसके मैकेनिज्म को ध्यान रखोगे, इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और नाइट्रोजन सल्फोनेशन में तुमको हो गया कि HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, NO2 से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो नाइट्रेशन हो गया, और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो SO3H, तो वो क्या होगा, सल्फोनेशन कहलाता है। जो हायर एल्केन वो देंगे, और जाहिर है कि ये लोअर एल्केन भी तुमको हेलोजिनेशन देता है, जिसमें कि 3 डिग्री हाइड्रोजन के हटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री। ये हो गया हेलोजिनेशन। इसके बाद है तुमको जो रिएक्शन है, अब जैसे तुमको एल्केन के कुछ हीट वगैरह के इफेक्ट से रिएक्शन जो दिए गए हैं, ये तुमको जैसे है कंबशन कहते हैं। तो कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो ये था सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा हो गया, पहला लिखे थे शायद उसको फर्स्ट नंबर या ए नंबर, क्या लिखे थे पता नहीं, चलिए 2 नंबर लिखते हैं, ये कंबशन हो गया, कंबशन। तो कंबशन हो गया तुमको, कंबशन ऑफ एल्केन in free air produces carbon dioxide and water। और इसमें तुमको एनर्जी मिलेगा तुमको, जिससे कि इसको फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा मीथेन है, तुमको अगर मीथेन को हम लोग इसको बर्न करेंगे तो ये बन जाएगा तुमको CO2 प्लस 2H2O, और इसमें जो इंथैल्पी चेंज हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू -890 किलो जूल पर मोल। 1 मोल का मतलब हो गया तुमको, 1 मोल मीथेन का मतलब हो गया 12 प्लस 4 दैट इज 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन के जलने से तुमको 890 किलो जूल हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। 16 ग्राम मीथेन के 1 मोल का मतलब यहाँ पर हो गया 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मीथेन के जलने से तुमको इतना प्रोड्यूस होगा। ये जो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन ही होता है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट होता है, जैसे कि नेचुरल गैस का हम लोग जैसे CNG, PNG, ये सब तुम्हारा जो है ये नेचुरल गैस का ही तुमको होता है। तो उसका मुख्य अवयव तुम्हारा क्या होता है, ये मीथेन ही रहता है, वही बर्न होता है, जिससे कि 16 ग्राम जलने से 890 किलो जूल का हीट आपको प्राप्त होगा। दूसरा हम लोग जो यूज करते हैं LPG गैस।
एलपीजी गैस होता है तुमको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है, C4H10। इसको अगर बर्न करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा तुमको कितना 5/2 x 4 प्लस 5/2 4 प्लस 5/2 दैट इज 13/2 4 प्लस 5/2 13/2 O2। इससे बन जाएगा तुमको 4 CO2 प्लस और हो गया तुमको 5H2O 5H2O हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा डेल्टा एच जो होता है -2897.87 किलो जूल पर मोल। ये इसका मतलब हो गया कि इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे C4 का 12 × 4 + 1 × 10 दैट इज 58 ग्राम। तो ये 58 ग्राम से 2875 2875 किलो जूल पर मोल का हीट निकलेगा। 58 ग्राम जो हम लोग का गैस सिलेंडर यूज करते हैं जो कि 14.5 केजी 14.5 केजी का सिलेंडर होता है, तो 58 ग्राम से 58 ग्राम से उतना ही आपका निकलेगा। तो जाहिर है कि आपका पूरा सिलेंडर से क्या निकलेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपको एनर्जी प्राप्त होगा। दूसरा, अगर किसी भी एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, किसी भी एल्केन को जलाइएगा तो O2 हो गया यहाँ, तो ये हो जाएगा तुमको 2n प्लस इसका हाफ हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे इधर की तरफ क्या हो गया तुम्हारा Cn है, तो यहाँ पर NCO2 हो जाएगा। इसमें बनेगा क्या चीज तुम्हारा Cn है तो NCO2 बन गया, प्लस 2n+2 है तो n+1 H2O बन गया, तो n और n+1/2 तो 2n 3n+1/2, तो ये क्या हो जाएगा तुमको 3n+1/2, इसका बैलेंसिंग आ जाएगा 3n+1/2 O2। इससे बर्न कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को, तो इसका अपना सबका अपना अपना कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग आपका होगा। तो ये तुम्हारा ये कंबशन हो गया, फ्री कंबशन। अब अगर कंट्रोल्ड कंबशन इसका करें, तीसरा नंबर अगर रिएक्शन लिखें हम लोग कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही था, ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज ही हुआ, ये कंप्लीट हो गया। तो कंट्रोल्ड इसको करके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एल्केन का करके हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग कैटलिस्ट टेम्परेचर प्रेशर के प्रेजेंस में। जैसे है तुमको CH4 + O2 अगर इसको ऑक्सीडाइज किए कॉपर के प्रेजेंस में अगर करें 523 केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 100 से 200 100 से 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाता है। इससे क्या बन गया तुमको एल्कोहल बन गया। और अगर तुमको CH4 में ही O2 से रिएक्शन कराएं तो ये तुमको अगर दे दें, ये तुम्हारा कैटलिस्ट हो जाए MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा तुमको CH3CHO + H2 बन जाएगा। H2 भी साइड प्रोडक्ट में आता है, CH3CHO मिथेनॉल हो गया, ये CH3CHO इथेनॉल हो गया, CH3SCHO होगा ना, CH3CHO लिखा गया। एक कार्बन है तो दो कार्बन कहाँ से आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका HCHO + H2 हो गया, ये मिथेनॉल। अगर तुमको दो कार्बन जैसे है तुमको C2H6 है, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे और तुमको CH3CO2Mn मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में, तो ये तुमको बन जाएगा तुमको एसिड बन जाएगा तुमको CH3COOH + H2O बन जाएगा तुमको। अब जैसे कहते तुमको 2-मिथाइल अगर प्रोपेन है तुमको 2-मिथाइल प्रोपेन 2-मिथिल प्रोपेन है ना, +O2 कर दें, इसमें क्या डाला गया है कैटलिस्ट KMnO4 के प्रेजेंस में डाल रिएक्शन करा दें तो इसको ऑक्सीडाइज करके एल्कोहल बना देगा। CH3C ये OH आ जाएगा और इधर की तरफ CH3 यहाँ CH3 बन जाएगा, तो ये अल्कोहल में। तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। इस रिएक्शन को तुम जहां तक है तुम याद करने की कोशिश करोगे, तो ये तुम्हारा हो गया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो गया। अब है तुमको आइसोमेराइजेशन, तो जो स्ट्रेट चेन एल्केन को
अगर हम लोग ब्रांच चेन आइसोमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो AlCl3/HCl के प्रयोग से ऐसा किया जा सकता है। AlCl3/HCl के प्रयोग से ब्रांच चेन को, मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हम लोग किसमें बदल सकते हैं, ब्रांच आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ब्रांच आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा चौथा रिएक्शन होगा जिसको हम लोग आइसोमेराइजेशन कह सकते हैं। Isomerization. The straight chain isomer is converted to branched chain isomer by reaction with AlCl3/HCl। तो इसके प्रेजेंस से क्या होगा, ऐसा हो सकता है तुमको, जैसे कि अगर हम लोग CH3CH2CH2CH3 है मान लेते हैं, इसमें AlCl3 और HCl डाल दीजिए, तो ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो ये 2-मिथिल बेटून बन जाएगा। ये तुमको क्या बन सकता है, 2-मिथिल प्रोपेन बन जाएगा। ये कार्बन तुमको ये ब्रांच में आ गया तुम्हारा, ये ब्रांचिंग कर देगा इसको, इसे कर रहे हैं आइसोमेराइजेशन। इसके बाद का जो तुम्हारा रिएक्शन है पांचवा, जिसको हम लोग कहते हैं एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना, एरोमेटाइजेशन। द एल्केन containing 6 or more carbon can be aromatized, मतलब एरोमेटाइज का मतलब बेंजीन वगैरह बना, उसके डेरिवेटिव एरोमेटाइज इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें जैसे कि है तुमको टेम्परेचर प्रेशर अकॉर्डिंगली अलग अलग रिएक्शन में अपना टेम्परेचर प्रेशर बदलेगा। जैसे कि अगर हेक्सेन का बात करें हम लोग, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन से हम लोग 6 कार्बन है तुम्हारा एन हेक्सेन, तो C6H14 ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एन हेक्सेन है, ये नॉर्मल हेक्सेन है। अगर इसमें अगर हम लोग डाल देंगे, ये जो तुम्हारा था कैटलिस्ट था तुम्हारा MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड प्लस Al2O3, टेम्परेचर क्या है 523 केल्विन, 723 केल्विन और प्रेशर 773, ठीक है लगभग 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये तुमको बन जाएगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेंजीन प्लस क्या होगा तुमको, ये H2 निकल जाएगा। ये एक्चुअली में बेंजीन में तुमको, बेंजीन में C6H14 है, यहाँ पर कितना होगा C6H6 है, तो 4H2 हो जाएगा तुम्हारा, ये 4 मोल निकल जाएगा H2 का, तो 4 मोल हो जाएगा तुम्हारा, ये बेंजीन में बन गया। अब जैसे कि अगर तुमको रहा 7 कार्बन रहा, एन हेप्टेन रहा C7H16 एन हेप्टेन है, तो इसको अगर डाल देंगे, इसमें तुमको MO2O3 प्लस Al2O3 हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तुमको टेम्परेचर प्रेशर इसमें बदल जाएगा कुछ, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये तुमको जो बन जाएगा, ये बेंजीन में क्या आ जाएगा, ये टोल्यूइन बन जाएगा। ये बेंजीन में ये CH3 बन जाएगा और प्लस H2 आ जाएगा तुम्हारा, तो इसमें 5 3 8 हाइड्रोजन का तुम्हारा यूज हुआ, तो ये भी 4 ही तुमको जाएगा। ये 5 3 8 हाइड्रोजन यूज हुआ, यहाँ पर है 16 हाइड्रोजन है। तो ये तुम्हारा होगा, इसको कहते हैं हम टोल्यूइन, इसका नाम हो गया टोल्यूइन बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड इससे बन सकता है। इसके बाद के जो तुम्हारे हैं, ये था 5वां था ना, 6 नंबर है तुमको दिया हुआ, 6 नंबर में है 6 नंबर कौन सी है, रिएक्शन विद स्टीम।
स्टीम के साथ ये तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बनाएगा ये तुमको 6ठा नंबर है तुम्हारा। रिएक्शन ऑफ एल्कीन with steam produces mixture of CO and H2। CO and H2 एक गैस तुमको बन जाएगा। जैसे कि मीथेन है CH4 प्लस H2O, स्टीम मतलब हॉट, ये स्टीम है नॉट वाटर, ये वाटर का, तो ये तुमको बन जाएगा CO प्लस 2H2, CO प्लस 2H2 तो ये तुम्हारा बन गया 2H2, CO प्लस 2H2 होगा, H2 तो एक और लग जाएगा ना, 3H2, 3H2 हो जाएगा, ये 3H2 हो जाएगा। ये तुमको कहलाता है, ये सीन गैस कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं सीन गैस और सिंथेसिस गैस। इस सिंथेसिस गैस इसलिए कहा जाता है इससे कि इससे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बना सकते हैं, जैसे कि मिथेनल है, इथेनल, इन सब को बनाने का ये तुमको एल्कोहल वगैरह बनाने में, या तुमको उससे फिर फॉर्मल्डिहाइड, उससे मतलब हर एक तरह का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इससे काफ़ी प्रिपरेशन करने में काम आता है, इसलिए इसको सीन गैस के रूप में कहा जाता है इसको। तो ये तुम्हारा अगर रिएक्शन विद स्टीम हो गया तुम्हारा। अब जो लास्ट है तुम्हारा दैट इज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस the process of dissociation of a higher alkane to lower alkanes, उसका lower alkane mixture by heating is called पायरोलिसिस। और ये जो रिफाइनरीज में तुमको जो कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो कि सब जो हायर जो एल्केन है तुमको, इसी को हम लोग लाते हैं जो कि तुम्हारा जो कि हम लोग ऑयल जो लाते हैं, पेट्रोलियम जो कि प्रोडक्ट जो कि हम लोग लाते हैं, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, तो वो हायर ऑर्डर के हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसको पायरोलिसिस करके हम लोग लोअर एल्केन्स में तोड़ते हैं, जिसमें कि तुमको जो जैसे लोअर कंपोनेंट हैं तुमको, जैसे केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल और तुमको क्या कहते हैं एलपीजी गैस, ये सारे प्रोडक्ट उसमें बनते हैं। और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करके उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सभी कंपोनेंट को अलग करते हैं। तो जो पहला जो किया जाता है क्रूड ऑयल को क्या किया जाएगा, जो कि हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके उसे छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में क्या किया जाता है, ब्रेक कर लिया जाता है। और उससे हमको क्या प्राप्त होगा, पायरोलिसिस के द्वारा जब ब्रेक हो जाएगा उसको फिर उसके कंपाउंड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर लेंगे हम लोग, सेपरेट करते हैं। जैसे तुमको अगर C12H26 है, इसको हीट कर दिए तो ये जैसे कि बन सकता है C7H16 प्लस क्या हो गया, 5 बच गया और इधर था 26 तो H10 बच गया, यहाँ इस ढंग से टूट सकता है। तो अलग अलग कंपोनेंट में ये अलग अलग छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में ये ब्रेक करते हैं। और जैसे कि तुमको अलग अलग, जैसे किसी में तुमको डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी गैस सब इसी में बनेंगे। तो ये जो रिफाइनरी होता है उसी से सब बन के आता है, जो कि अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर पे वो क्या आते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसको सेपरेट करते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाता है तुमको उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग को। तो ये तुम्हारा हो गया, इसके जो रिएक्शंस थे तुम्हारा एल्केन के जितने रिएक्शंस थे ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हो गए। एक तुमको एल्केन जो है एक प्रकार का आइसोमेरिज्म देता है, जिसको हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। हम लोग जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़े थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में पहले हम लोग बांट सकते हैं, एक कन्फर्मेशन, एक कन्फिगुरेशन। और कन्फिगुरेशन के दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हम लोग एल्कीन में फिर ज्योमेट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 12 में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो है एल्केन शो करेगा एक तरह का आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। कन्फर्मेशन,
तो ये किस तरह से होता है कि जो एल्केन होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसमें ये कर सकते हैं, एक कार्बन को स्थिर रख के ऐसे, यहाँ पर अगर तुमको ये 3 हाइड्रोजन होंगे जैसे, या कोई भी ग्रुप होंगे एल्कोन, इसको हम घुमा सकते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड में ये विशेषता होता है, ये जब घूम जाएगा तो एक को स्थिर रखे, अगर जैसे एक को स्थिर इसको रखे, ऐसे घुमा देते, इसमें जो इसके जो साथ जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे इसमें जो कार्बन में, उसके ग्रुप का जो रोटेशन हो जाएगा, तो उसके रोटेशन के कारण अलग अलग जो तुमको है कन्फिग्रेशन प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हम इस तरह का दें, जैसे कि यहाँ पर 3 जैसे एल्केन है, तुमको हाइड्रोजन यहाँ पे एक एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज एल्केन है ये, तो यहाँ पर जो तुम्हारा रहेगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है ये, इस ढंग से, तो ये 123 हाइड्रोजन, अगर इथेन है तो 3 हाइड्रोजन होगा। अब अगर मानते हैं कि प्रोपेन है तो ये CH3 भी एक हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। अगर मानते हैं हम इथेन की चर्चा करें तो इसी तरह से यहां भी 3 होंगे, यहां भी 3 हाइड्रोजन एटम होंगे तीनों। तो ये जब इसको रोटेट करेंगे तो इसका जैसे एक ही हाइड्रोजन एटम दिए, तो ये देखो रोटेट इसको कर रहे हैं, इसको ले जाते, ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ रोटेट कर रहा है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी जो स्थिति है, तो इसी तरह से तीनों जो होगा सबकी स्थिति क्या होती जाएगी, बदलते जाएगी इस रोटेशन का। ये अलग अलग सब जो सारे कंपाउंड्स जो बन रहे हैं इथेन के, ये सब आइसोमर हो गए, और ये सब इथेन के कन्फर्मर्स कह सकते हैं। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ बन सकते हैं यहाँ पे, जैसे आधा डिग्री है, 1/3 डिग्री है, 2.5 डिग्री, 5.7 डिग्री घुमाए, तो इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ डिग्रीज क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे हमको, इससे हमको इन्फिनिटी नंबर ऑफ कन्फर्मर्स स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और सभी जो कंपाउंड्स होते हैं उसके प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ फर्क होता है। और इसके जो कि तुमको जहां तक है सबसे जो सबसे स्टेबल जो फॉर्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेगर्ड फॉर्म, और सबसे जो कम जो हाईएस्ट एनर्जी जिसका होता है और लिस्ट स्टेबिलिटी होता है, दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स फॉर्म। जब दोनों आमने सामने हो जाए हाइड्रोजन, ये आमने सामने जब हो जाएगा, जैसे इथेन की बात कर रहे हैं, और ऐसे तुमको जैसे और भी टाइप के जो आइसोमर बनेंगे, जैसे ब्यूटेन वगैरह में और भी टाइप के बनेंगे, उसमें तुमको गौच होता है, बहुत सा है जो हमारे बुक में नहीं है, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी इसमें जो है तुमको कन्फर्मेशन हम लोग का बुक में इथेन तक ही सीमित है, तो जाहिर है हम लोग का जो लेक्चर है एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, तो वहीं तक सीमित करेंगे। और जैसे ब्यूटेन वगैरह के भी तुमको कन्फर्मेशन होंगे तो उसके अलग अलग फॉर्म होंगे, अलग अलग रोटेशन से बनेंगे। तो हम लोग जब इथेन का जहां तक है, इथेन में तुमको एक तो हो गया इक्लिप्स फॉर्म, जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे को क्या कर रहा हो, ओवरलैप में एक दूसरे पर ढक जाए, जिससे इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे ढक जाता, तो सोलर इक्लिप्स लीवर जैसे एकदम आमने सामने इधर से देख रहे हैं, तो एक दूसरे को एकदम क्या कर लिया, ढक लिया, तो ये इक्लिप्स बन गया, जबकि एकदम बिल्कुल सामने सामने सब होगा। और दूसरा हो गया इसको जबकि एकदम जस्ट एकदम सबसे मैक्सिमम सेपरेट, दैट इज 60 डिग्री पे जब आ जाएगा, तो ये कहलाएगा स्टेगर्ड फॉर्म, ये सबसे स्टेबल फॉर्म होता है, और इसमें रिपल्सन सबसे कम होता है। और स्टेगर्ड फॉर्म और में जो एनर्जी होती है सबसे लोएस्ट होती है, और इक्लिप्स फॉर्म की उसकी एनर्जी उससे अधिक होती है इथेन में, दैट इज 12.5 किलो जूल का डिफरेंस होता है दोनों की एनर्जी में। और इसमें रिपल्सन सबसे हाईएस्ट होता है तुमको इक्लिप्स फॉर्म में, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। और स्टेगर्ड फॉर्म में जो है रिपल्सन सबसे कम होता है, और तो उसके जो एनर्जी है सबसे लोएस्ट होगी। और दोनों में 12.5 डिग्री का जो टॉर्सनल तुमको जो स्ट्रेन होगा वह तुमको ज्यादा है तुमको इक्लिप्स फॉर्म में, और उसमें जो एनर्जी का फर्क है जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा, दैट इज एनर्जी उसका ज्यादा होगा, दैट इज 12.5 किलो जूल का दोनों में डिफरेंस है। और दूसरा जो बाकी जो बना उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू फॉर्म कहते हैं। तो बाकी जितने हैं तुमको जो कि इन्फिनिटी नंबर जो बताए, उसमें 2 मोस्ट था जिसकी एनर्जी सबसे अधिक और कम होगी, और उसके बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ आएंगे आइसोमर कन्फर्मर्स, दे आर कॉल्ड स्क्यू आइसोमर, SKEW। तो ये 3 तुमको स्क्यू आइसोमर हो गए, तो उसकी एनर्जी बीच में होगी। और जाहिर है कि इन सबों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इन सबों की एनर्जी एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है, तो जिसको हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कुछ लिखते हैं, उसके बाद फिर इसका जो है कुछ इसको रिप्रेजेंट कैसे, मतलब अभी जो दिखा रहे थे इस ढंग से पेन को, तो ये बोर्ड पर या कॉपी में कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। इसके लिए 2 प्रोजेक्शन दिए गए, दैट इज सोहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और उसको कॉपी पर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस चीज को। तो इसको पहले अब हम लोग पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेशन इन एल्केन, द रोटेशन इज फ्री, रोटेशन इज फ्री अराउंड along कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड,
along CC bond। तो ये जो तुमको इस ढंग से घूम सकता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्यू टू रोटेशन spatial arrangement of atoms and groups, atoms or groups changes, forms conformers। There are infinity numbers of conformers, infinity number of conformers। तो इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ कन्फर्मर्स हो सकते हैं। जहां तक कि अब कन्फर्मर्स ऑफ इथेन की बात करें, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन की बात करें, तो इथेन में 2 कार्बन है तो इसके 3 टाइप के बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन में देखते हैं, पहले न्यूमेन प्रोजेक्शन ही पहले देखो बनाते हैं इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन। इसे समझने में भी मदद मिलेगा तुम्हें बोर्ड पर। न्यूमेन प्रोजेक्शन का मतलब है कि तुमको एक कार्बन जो होता है, 2 कार्बन है आपका, तो देखिए एक कार्बन जो आपकी तरफ है, जो आपके करीब है, उसको सेंटर पे दिखाइए, इस सर्किल के एक सेंटर पे यहां पे दिखा दीजिए। और तीनों हाइड्रोजन एटम, जो इथेन में तो हाइड्रोजन ही होगा, ये कार्बन हो गया तुम्हारा ये, और तीनों हाइड्रोजन को यहां पे दिखाइए, एक हाइड्रोजन, और 120 डिग्री पे तीनों हाइड्रोजन को यहां फैला दीजिए, एक सर्किल में इसको फैला दीजिए पहले। और ये दूसरा कार्बन जो है तुमको, ये तुम्हारा दूसरा जो कार्बन है यहां पर दिया गया, जो तुमसे जो पीछे होगा, ये फ्रंट कार्बन होगा, ये रियर कार्बन तुमसे जो बैक में जा रहा है, उसको यहां पर दिखाइए। और हाइड्रोजन जो है तुमको, हाइड्रोजन को यहां पर अलग अलग सर्किल में आप अलग अलग एंगल से इसको क्या करते हैं, जितना भी एंगल पे दोनों, जितना रोटेशन पे होगा, जैसे यहां पे मतलब इतना एंगल पे घुमाए, तो उसको हम क्या करते जाएंगे, यहां पर अलग अलग सर्किल पे क्या करते जाएंगे, हम लोग यहां दिखा सकते हैं। तो ये तुम्हारा कौन सा कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन हुआ। ये सेंटर पे कौन हो गया तुम्हारा, फ्रंट कार्बन एट सेंटर, फ्रंट कार्बन एट सेंटर। एंड रियर कार्बन तुमसे जो अलग वाला जो कार्बन है, एट पेरीफेरी, और ये पेरीफेरी पे दिखाएंगे। तो उसके जो अरेंजमेंट को भी हम शो कर पाएंगे, इसके एक दूसरे के रिलेटिव अरेंजमेंट शो करें, जैसे इक्लिप्स फॉर्म होगा अगर सपोज दैट, तो इक्लिप्स फॉर्म में क्या हम लोग शो करेंगे, इक्लिप्स फॉर्म में यहां पर तुमको होगा तो ये डॉटेड में शो कर दिए, यहां इसके एक दूसरे को ढक लेगा, जस्ट इसके अंदर होगा एकदम, तो इसको क्या चीज दिखा देंगे यहां पर, एकदम डॉटेड में दिखा दीजिए कि एकदम जस्ट वहीं पर है, वो एक दूसरे को क्या कर लिया, ये ढक लिया। तो ये कौन सा फॉर्म का ये न्यूमेन प्रोजेक्शन बन रहा है, ये इक्लिप्स फॉर्म हो गया, ये इट इज इक्लिप्स फॉर्म, एक दूसरे को ढक लिया, इक्लिप्स फॉर्म हो गया। अब इसको अगर 60 डिग्री रोटेशन कर दें, इसको 60 डिग्री रोटेशन कर दें, तो 60 डिग्री रोटेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो ये तुमको यहां पर आ गया, ये तो जाहिर है कि 60 डिग्री ये जो तुम्हारा है, इसको स्थिर रखे हुए हैं, जो हमारे तरफ का है, दूसरा तरफ की है, तो ये तुमको H और ये H हो गया। और बाकी जो तुमको आ जाएगा हाइड्रोजन, ये जो तुमको है, तीनों क्या दिखा देंगे, 60 डिग्री चला गया, तो ये एकदम बीचों बीच आ जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कहां आ जाएगा तुमको, इस जगह पे आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तुमको, 120 पर आ गया तुम्हारा, तो हाइड्रोजन तीनों क्या हो जाएगा तुम्हारा, अलग अलग जगह पर ये लोकेट हो जाएगा तुम्हारा, ये जो हाइड्रोजन है तुम्हारा अलग अलग जगह पर क्या हो गया तुम्हारा, ये चला जाएगा। चलो इसको देखो थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो ये तुम्हारा है, जैसे कि 60 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये जो सर्किल तुम्हारा बन जाएगा, यहां पर क्या होगा तुमको, सेंटर पर हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन यहां सेंटर पर दिखाइए, 3 हाइड्रोजन हो गए सेंटर पर, एक हाइड्रोजन यहां दिखा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां सर्कमफ्रेंस पे दिखाइए 60 डिग्री पर, और एक हाइड्रोजन यहां बीचों बीच आ गया। तो ये जो होगा इसको कहते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। ये क्या होगा तुमको, स्टेगर्ड फॉर्म हो गया, ये स्टेगर्ड फॉर्म। ये इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे, इधर से 60 डिग्री रोटेशन कर दिया तो ये बन जाएगा, दोनों तक रोटेट, इसको रोटेट करेंगे तब ये बन जाएगा, फिर इक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा, 60 डिग्री इसको घुमाते जाएंगे तो ये तुमको, और इसके बीच के जितने होंगे दैट इज कॉल्ड स्क्यू फॉर्म। बाकी जो होगा बीच में, तो इस जो तुम्हारा जो है तुमको सबसे अधिक रिपल्सन जो तुम्हारा होता है, रिपल्सन इज मोस्ट इन इक्लिप्स फॉर्म, इसका हाईएस्ट एनर्जी होगी, हाईएस्ट रिपल्सन
ज्यादा आमने सामने है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, टॉर्सनल एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी, हायर टॉर्सनल स्ट्रेन टॉर्सनल स्ट्रेन हाईएस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन, इसमें सबसे अधिक होगा स्ट्रेन, और इसमें क्या होगा, ये सब लोएस्ट होगा। तो इसका मतलब कि लोएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट स्टेबिलिटी, इसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट रिपल्सन होगा, लोएस्ट एनर्जी, पॉसिबल एनर्जी सबसे लोएस्ट होगा, हाईएस्ट स्टेबिलिटी, इसके सबसे अधिक स्टेबिलिटी होगी। और एनर्जी का जहां तक कि दोनों का डिफरेंस होता है 12.5 किलो जूल पर मोल का होता है इसमें डिफरेंस। और बाकी जो तुमको जो हो गए दैट इज स्क्यू फॉर्म हो गए, जो कि और बाकी हो गए ये स्क्यू फॉर्म हो गए, अनदर फॉर्म आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म, बाकी सारे हो गए स्क्यू फॉर्म। तो ये तुम्हारा हो गया कन्फर्मेशन हो गया, ये तुमको इसको कहते हैं न्यूमेन प्रोजेक्शन ही कहलाएगा। इस ढंग से शो करना कि पेपर पर शो करने का ये तरीका हो गया, इसको कैसे शो करते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग शो हॉर्स प्रोजेक्शन कहते हैं, दूसरे तरीका से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। न्यूमेन प्रोजेक्शन ज्यादा बेहतर है, और तुमको इसमें जो है सबसे अधिक जो है स्टेगर्ड फॉर्म की एनर्जी क्या है, सबसे कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वह क्या होता है, एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो उसका रिपल्सन घट जाता है, 60 रोटेशन पे आ जाएगा। स्क्यू फॉर्म का एनर्जी जाहिर है कि उसके बीच में आएगा। और तुमको दूसरा था रिप्रेजेंटेशन का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, इसको एक लाइन में लेते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को, ये तुमको एक लाइन में शो कीजिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एक लाइन में शो करेंगे, और एक हाइड्रोजन एटम जो एक कार्बन एटम जो कि हमारे तरफ होगा, फ्रंट में होंगे, वो उसको इधर दिखाएंगे नीचे, और जो कि हमारे रियर होगा उसको अपर में दिखाएंगे। और अब ये इसको क्या करेंगे, अगर इसको देखेंगे, जैसे इक्लिप्स फॉर्म आपको बनाना है, तो इक्लिप्स फॉर्म जैसे कि मानते हैं इसमें 120 बैठा दीजिए इसको, ये कैसे दिखाए, ये लगभग 120 का एंगल बन गया, एक 120 का एंगल बनते हुए इधर आ गया, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसी जैसे सेम जैसा बना दीजिए एकदम जस्ट इसी के जैसा, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा, तो ये इक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा, ये 120 पे हो गया और इससे 120 पे ये आ गया। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये हाइड्रोजन एटम ही है सब, ये भी H एटम ही है, सब क्या है H एटम है, और दोनों एक जैसा है बिल्कुल, तो ये तुमको एक दूसरे को एकदम ओवरलुक कर लेते, ये कैसा फॉर्म हो गया, ये इक्लिप्स फॉर्म हो गया ये। और स्टेगर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो किसी एक को क्या कर देंगे, हम इसको रोटेट करा देंगे 60 डिग्री से, या तो इसको रोटेट करा दीजिए, जैसे इसको तो जैसे मानते हैं इसको फिक्स रख देते हैं, तो इसको जैसे भी रखे थे इसको इसी ढंग से इसी एंगल पर रख लीजिए ऐसे, और यहाँ और एक इधर रख लीजिए, और इसको अब 60 डिग्री से आगे रोटेट कराते हैं, इधर रोटेट कराते हैं अगर 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री से इधर रोटेट करें तो ये इधर भाग गया, और इससे ये 120 पर आ जाएगा तुमको, तो ये इधर आ जाएगा, और ये लगभग इधर भाग जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेगर्ड फॉर्म हो गया। ये सब हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम सारे को हाइड्रोजन को दिखा देंगे तीनों को, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये स्टेगर्ड फॉर्म हो गया। जो तुम्हारा ये कौन सा प्रोजेक्शन कहलाएगा, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ये हो गया। तो इसमें क्या दिखाते हैं हम लोग, इसको जो एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन तुमको दिखाया गया, जिससे जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बता रहा है, और दोनों हाइड्रोजन एटम का देखो ये दोनों एकदम बिल्कुल एक जैसा है, तो ये एक दूसरे को ओवरलुक कर लेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा आ गया इक्लिप्स फॉर्म को दिखाया जा रहा, और ये स्टेगर्ड फॉर्म को दिखाया जा रहा है। तो जिसकी स्टेगर्ड फॉर्म की एनर्जी सबसे हाईएस्ट, सबसे क्या होगी, एनर्जी लोएस्ट होगी, और हाईएस्ट स्टेबिलिटी, तो ये याद रखना है। तो तुम्हारा ये इसी के साथ एल्केन क्या होगा तुम्हारा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्केन के जो क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी बुक्स में होंगे, उसको भी तुम बना सकते हो, और तुमको किसी भी समय में कोई भी क्वेश्चन में हो, तुमको रिएक्शन को याद करोगे, रिएक्शन को जहां पर याद करने की जरूरत है उसको प्रैक्टिस करोगे। कोई भी समझने में किसी भी टॉपिक को समझना हो, राइस्टूडेंट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक पर पर्सनल गाइड के लिए भी या लाइव क्लासेस के राइस्टूडेंट ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।